नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं उलझे रिश्तों के धागे का 26वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी के पहले भागों को अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इस कहानी के लास्ट भाग को सुनने से पहले इसके पहले के भागों को अवश्य सुनें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का 26वां और अंतिम भाग शुरू करते हैं। रात को डिनर के बाद जूही ने अनुषा के मम्मी पापा को व्हाट्सएप वीडियो कॉल किया। सुबह वो लोग बैठ करके चाय पी रहे थे। कॉल करते ही अनुषा की माँ गायत्री ने कॉल रिसीव किया। हेलो जूही जी, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? नानी जी, मेरी किस्मत में नानी बनना लिखा है कि नहीं पता नहीं, उदास हो करके कहा गायत्री ने। अपनी किस्मत को क्यों कोस रही हैं गायत्री जी? आप तो बहुत किस्मत वाली हैं। किस्मत वाली हूं तभी तो आप लोगों से रिश्ता जुड़ा है, मगर मेरी बेअकल बेटी ने सब कुछ धूल में मिला दिया। मेरी बहू को आप बेअकल मत कहिए, वह तो बहुत अच्छी लड़की है, हमारे घर की रौनक है, उसके कारण ही तो घर में खुशियां आने वाली हैं। क्या कहा आपने? घर में खुशियां आने वाली हैं? कैसी बातें, कैसी खुशी आने वाली है? अरे समधन जी, आप नानी बनने वाली हैं। इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रही हूं मगर समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हैं आप। गायत्री की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्या कहा आपने? मैं नानी बनने वाली हूं? आप मजाक अच्छा कर लेती हैं। एक तो बेटी ने आप सबको परेशान कर रखा है, ऊपर से आप मजाक भी कर रही हैं। मानना पड़ेगा, आप में बहुत धैर्य है जो मेरी बेटी को बर्दाश्त कर रही हैं। फिर कौन सा बखेड़ा खड़ा किया उसने? अच्छा, मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं है तो लीजिए, आदित्य से बात कर लीजिए, उन पर तो भरोसा होगा ना। नमस्ते गायत्री जी, नमस्ते वेंकटेश जी, नमस्ते आदित्य जी। आपकी वाइफ जो कह रही हैं उस पर मेरी वाइफ भरोसा नहीं कर रही हैं। आप ही बताइए क्या बात है? वेंकटेश ने पूछा। सुबह सुबह जूही आप लोगों से झूठ बोल सकती है क्या? हम दादा दादी और आप नाना नानी बनने वाले हैं। लगता है अब बुढ़ापा आ गया है। बहुत जोर से हंस पड़ा आदित्य। आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं आदित्य जी। बूढ़े हो आपके दुश्मन, आपको देख करके लगता ही नहीं है कि बड़े बड़े बच्चे हैं आपके। पर यह कैसे संभव है? निर्भय और अनुषा तो अलग रहते हैं। वेंकटेश ने चिंता जताई। हमारी और आपकी नज़र में अलग रहते हैं, मगर असल में अलग रहते हैं कि नहीं क्या पता। हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं। आप लोगों के बीच में भी कभी नहीं हुआ क्या? आजकल के बच्चे बहुत समझदार हैं, हमसे एक कदम आगे हैं। आदित्य फिर हंस पड़ा। क्या सचमुच हम नाना नानी बनने वाले हैं? गायत्री ने फिर पूछा। हाँ भाई हाँ, अब कैसे समझाऊं आपको? आप आ जाओ इंडिया, आ करके अपनी आंखों से देख लो। अनुषा से बात करनी है तो उसे बुला देती हूँ, वह खुद ही बताएगी। मगर उसने अभी बात करने से मना किया है क्योंकि उसे शर्म आ रही है। जूही ने विश्वास दिलाने की कोशिश की। अब की बार गायत्री खुशी से हंस पड़ी। सुबह सुबह आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि खुशी से मुंह मीठा हो गया। आपके मुंह में घी शक्कर, खाली घी शक्कर से काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी पार्टी होनी चाहिए। पार्टी आप लोगों के बिना नहीं जमेगी, इसलिए आना पड़ेगा इस बार, आदित्य ने कहा। शंकर और लेखा की शादी में तो आएंगे ही, तब एक साथ दोनों काम हो जाएगा। पहले शंकर और लेखा की शादी, बाद में गोद भराई की रस्म पूरी करेंगे। ऐसा करने से चलेगा ना आदित्य जी? खुश होते हुए वेंकटेश ने पूछा। केवल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। पहले शादी की रस्म पूरी करेंगे, फिर बड़ी धूमधाम से गोद भराई की रस्म पूरी करेंगे। आखिर आदित्य चोपड़ा के घर में पोती आने वाली है। पोती नहीं, पोता आने वाला है, जूही ने बात काटते हुए कहा। जो भी आए एक स्वस्थ और सुंदर हो, हम तो यही चाहते हैं, खुश होते हुए गायत्री ने कहा। आपने बिल्कुल सही कहा गायत्री जी, हम दोनों बचपना कर रहे थे। जब से यह खबर मिली है तब से खुशी के मारे क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जूही ने कहा। जूही जी, एक बात पूछना चाहती हूँ, गायत्री ने धीरे से कहा। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? क्या मेरी बेटी में परिवर्तन आया है? क्या वह आप लोगों को सम्मान करने लगी है या पहले जैसी है?
आप उसे अभी देखेंगी तो गर्व महसूस करेंगी। वह अनुषा अब नहीं रही, बिल्कुल बदली हुई अनुषा है। यह संभव कैसे हुआ? एक्सीडेंट के बाद से पता नहीं क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और जब से यह पता चला है कि मां बनने वाली है, तब से तो और भी ज्यादा परिवर्तन आ गया है। आपकी बेटी पहले से ही अच्छी है। जो भी हुआ सब समय का फेर था। जरूर आपने बहुत देखभाल की है, तभी उसे समझ में आया कि जिन्हें वह सौतेली मां कह करके अपमान करती थी, वह अपनी मां से भी बढ़ करके हैं। आपका दिल भी बहुत बड़ा है, तभी आप ऐसी बहू के लिए इतना कुछ कर पाई। मैं तो खुद अपनी बेटी को माफ नहीं कर पाई, मगर आपने उसे माफ कर दिया। जीवन भर आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। जूही जी सुन करके बहुत खुश हुई कि उसमें परिवर्तन आया है। शंकर को और लेखा को सब कुछ पता है क्या? अनुषा अब मेरे घर की रौनक है, मेरी बेटी है, मेरे निर्भय की जीवन संगनी है। उसने अगर थोड़ी गलती की तो जीवन भर उसको सजा कैसे दे सकते हैं? अगर मेरी बेटी ऐसी गलती करती तो आपको सत सत नमन। आपके जैसे बनने के लिए मुझे कई जन्म लेने पड़ेंगे। अच्छा, आपने शंकर और लेखा को सारी बातें बताई क्या? अभी तक तो नहीं बताई। निर्भय कह रहा था कि शंकर और लेखा को कॉल करने वाला है। मैं तो थोड़ी देर में ही शंकर को बताने वाली हूं। सुनेगा तो इतना खुश होगा कि बता नहीं सकती। अनुषा को लेकर के वह पॉजिटिव है। अनुषा के इस तरह के व्यवहार से बेचारा बहुत दुखी है। लेखा भी तो कितना प्यार करती है उससे। आप बात कर लेना, मैं भी बात करूंगी दोनों से। और कुछ कहना है क्या आप लोगों को? वेंकटेश ने कहा। हाँ, मुझे यह कहना है कि शादी की तारीख पक्की कर लेते हैं, फिर आने की तारीख भी पक्की कर लेंगे। आदित्य ने कहा। ठीक है, मैं किसी दिन किसी पंडित को बुला करके शादी की तारीख पक्की कर लेता हूं, फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देख करके गोंद भराई का दिन भी तय कर लेंगे। ठीक है, आप कर लीजिए, फिर मुझे बता देना। ओके, अब रखते हैं। आप लोगों को ब्रेकफास्ट करना होगा और हमें सोने की तैयारी। खुश हो करके आदित्य ने कहा। ठीक है गायत्री जी, आप लोग आने की तैयारी शुरू कर दीजिए और हम शादी की तैयारी शुरू करते हैं। खुश होकर के जूही ने कहा। मुस्कुरा करके जूही ने हाथ हिलाते हुए विदा लिया और कॉल बंद किया। आदित्य ने जूही की ओर देख करके मुस्कुरा करके कहा, इतनी बड़ी खुशी के मौके पर हमारे बीच में भी तो जश्न होना चाहिए जूही। हमारे बीच में क्या जश्न होना चाहिए? सब मिल करके जश्न मनाएंगे जब समय आएगा तो। बुढ़ापा आ गया, दादाजी बनने वाले हैं, मगर शर्म बिल्कुल भी नहीं है। बेशर्म कहीं के। जूही आदित्य की मन की बात समझ करके भी ना समझ बन रही है। दादाजी बनने वाला हूं तभी तो मन की इच्छाएं जोर मार रही हैं। और बुढ़ापा तो कभी नहीं आएगा, भूल जाओ उसे। जूही को देख करके आदित्य ने एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। जूही भी आदित्य की इस अदा को नजरअंदाज नहीं कर पाई। उसने भी तिरछी नजर से आदित्य को देख करके एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी। आदित्य, जूही और निर्भय लेखा की शादी की तैयारी में जुट गए। अनुषा ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और इस हालत में भी अनुषा को इतना उत्साहित देख करके सब लोगों की आंखों को बड़ा सुकून मिल रहा है। अंधेरी रात के बाद जैसे सूर्योदय सबको बहुत भाता है, ठीक वैसे ही बुरा वक्त निकल जाने के बाद अच्छे वक्त ने घर में कदम रखा। इस अच्छे वक्त को सब मिलकर के एंजॉय कर रहे हैं। आदित्य लेखा की शादी में कोई भी कमी नहीं रखना चाहती। कोई शिकायत करे कि आदित्य ने हमें निमंत्रण नहीं दिया, ऐसा होने नहीं देना चाहता। किसको किसको निमंत्रण पत्र भेजना है और निमंत्रण पत्र का डिजाइन कैसा होना चाहिए, यह जिम्मेदारी आदित्य ने निर्भय और अनुषा को दिया। साड़ी और गहनों के अलावा बाकी सब खरीदारी चल रही है। लेखा और शंकर आने के बाद उनके लिए कपड़े और गहने लेखा की पसंद से खरीदा जाएगा। इसलिए सब लोग उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। बस 2 दिन ही तो रह गए हैं लेखा के आने के। 2 दिन बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर लेखा और शंकर के कदम पड़ने वाले हैं। साथ में आएंगे अनुषा के मम्मी पापा और भाई शार्दुल। अनुषा तो बहुत उत्साहित है सबसे मिलने के लिए, खासकर शंकर भैया और लेखा से मिलने के लिए, पर मन ही मन शर्मा भी रही है क्योंकि आजकल अनुषा को देख करके लगने लगा है कि वह प्रेग्नेंट है। ऐसी हालत में सबके सामने जाएगी कैसे, इस बात
बात को लेकर के अनुषा चिंतित भी है। आजकल वह मातृत्व के एहसास से लबरेज है और वह इस समय को बहुत इंजॉय भी कर रही है। रात को निर्भय के साथ बैठ करके बात कर रही थी, निर्भय कल सब लोग आने वाले हैं, तुम तो एयरपोर्ट जाओगे, मेरा भी मन कर रहा है जाने का पर मैं नहीं जाऊंगी। मन कर रहा है तो चलो, क्यों नहीं जाओगी? मैंने सोचा तुम शायद नहीं जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें जोर नहीं दिया। इस हालत में मुझे उनके सामने जा करके खड़ी होने में शर्म आ रही है। शंकर भैया के सामने कैसे जाऊंगी? क्या सोचेंगे मेरे बारे में? यही ना कि मुझे बहुत जल्दी थी माँ बनने की। कैसी बात कर रही हो अनुषा? एक लड़की के लिए यह खुशी सबसे बड़ी खुशी है, इसमें शर्माना कैसा? सब लोग बच्चे हैं जो तुम्हें देख करके ऐसा सोचेंगे। लेखा और शंकर की शादी होगी तो लेखा मां नहीं बनेगी क्या? नहीं, हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, इसलिए मैं सोच रही थी। जो हो गया सो हो गया, अब इस बारे में ज्यादा मत सोचो। खुश रहो कि तुम मां बनने वाली हो और मैं पापा बनने वाला हूं। लेखा के कंधे से कंधा मिला करके सब काम करना। वो लोग मुझे करने देंगे क्या? मना करेंगे तो भी करना। देखना हमारा बेबी भी बहुत एक्टिव होगा। ऐसा कहते हैं प्रेगनेंसी पीरियड में अगर मां एक्टिव रहती है, सकारात्मक विचार रखती है, खुश रहती है तो बच्चा भी अच्छी थिंकिंग वाला, एक्टिव और हंसमुख होता है। तुम मानते हो क्या यह सब बातें? बिल्कुल मानता हूं। तुमने देखा है आज के बच्चों का आईक्यू कितना तेज होता है। छोटे से ही बच्चे टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि ज्यादातर माता पिता टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं, तभी तो मोबाइल हैंडल करने में उन्हें कोई दिक्कत होती नहीं है। बहुत छोटे से ही मोबाइल के बटन को दबाना सीख जाते हैं और हेलो हेलो करना भी सीख जाते हैं। हाँ, यह तो सच है, टेक्निकल जमाने के बच्चे बिल्कुल टेक्निकल एक्सपर्ट होते हैं। इसे एवोल्यूशन कहा जाता है, मतलब जेनेटिकल परिवर्तन। यह सब बातें तो हो गई। तुम बताओ कि लेखा को क्या गिफ्ट करने वाले हो अपनी ओर से? है कुछ राज की बात? शादी के समय भी नहीं बताऊंगा, शादी के बाद सबके सामने राज खोलने वाला हूं। पापा तो सब कुछ दे ही रहे हैं, इसलिए मैं उसे ऐसा कुछ देना चाहता हूं जिससे उसकी खुशी दोगुनी हो जाए। ऐसा क्या देना चाहते हो जो मुझे भी नहीं बताना चाहते? यह तो एक भाई का उपहार है। तुम्हें कुछ देना है तो तुम अपनी ओर से दे सकती हो। तुम बोलो तो मैं लेकर के दे दूंगा। बोलो क्या देना चाहती हो? मैं भी कुछ अलग ही देना चाहती हूं जो शादी के बाद ही सबके सामने बताना चाहती हूं। अभी मैं तुम्हें भी नहीं बताऊंगी। अच्छा, इंतजार रहेगा। मुझे भी इंतजार रहेगा इस बात का कि तुम क्या देने वाले हो। जब तक तुम बता नहीं देते मन में गुदगुदी सी हो रही है। आखिर ऐसी क्या चीज देना चाहते हो जिसमें लेखा की खुशी दोगुनी हो जाएगी? अच्छा है, कुछ दिन मन में गुदगुदी होने दो। जब राज की बात खुलेगी तो तुम्हें खुशी भी होगी और तुम आश्चर्यचकित भी हो जाओगी। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। मेरे लिए क्या गिफ्ट है? मेरे पास किसी चीज की कमी है क्या? गोद भराई की रस्म होगी ना, उसमें मेरी ओर से तुम्हें यह गिफ्ट है। क्या गिफ्ट है बताओ तो? अलमारी खोलो और उसमें देखो, मैं आज ही लेकर के आया था। अलमारी खोल करके अनुषा ने एक बॉक्स निकाला, ज्वेलरी बॉक्स। निर्भय के सामने खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बाप रे, इतना महंगा गिफ्ट! मेरा मनपसंद डायमंड सेट। हाँ, लेखा के लिए ज्वेलरी लेने गए थे मम्मा के साथ, तब तुम्हें सेट बहुत पसंद आया था। तुम्हें अभी तक याद है निर्भय? क्यों नहीं याद रहेगा? आखिर तुम मेरी वाइफ हो, तुमने कुछ पसंद किया और मैं तुम्हें ले करके नहीं दूं, ऐसा हो सकता है क्या? निर्भय की बात सुन करके अनुषा मुस्कुरा पड़ी और भावुक होकर के कहा, तुम मुझे इतना प्यार करते हो और मैंने तुम्हें कितना गलत समझा था, इतना दुख दिया तुम्हें मैंने। अनुषा, बीती बातों को लेकर के मन में कोई पश्चाताप नहीं रखना है। जो बीत गई सो बात गई। अभी तुम्हारी कोख में हमारे प्यार की निशानी है, इसलिए बिल्कुल भी किसी बात पर तनाव नहीं लेना है, हमेशा खुश रहना है। तुम कितने अच्छे हो। आई लव यू वेरी मच। लव यू टू डियर। अनुषा के माथे पर एक प्यार का चिन्ह अंकित करते हुए निर्भय ने कहा, बहुत रात हो गई, चलो अब सोने।
तुम्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। लेखा की शादी के लिए तन मन से ऊर्जा भर लो। कुछ दिन तो तुम्हें थोड़ी तकलीफ होगी, बहुत भागम भाग रहेगा, सह लोगी ना तकलीफ। तुम सब के लिए खुशी खुशी सह लूंगी। निर्भय की आंखों में देख करके अनुषा ने मुस्कुरा करके कहा। आज प्यार करने वाली इस जोड़ी के मन में खुशियां ही खुशियां हैं, जिसकी खुशबू से वातावरण भी महक रहा है। दोनों माता पिता बन रहे हैं, इस एहसास को दोनों साथ मिल करके जी रहे हैं। मन में अथाह खुशी का समंदर लेकर के दोनों नींद की आगोश में समा गए और सुख स्वप्न में हो गए। अनुषा की मम्मी गायत्री, पापा वेंकटेश, शंकर, शार्दुल और लेखा सभी अनुषा को देखने के लिए बेताब हैं। अनुषा पूरी तरह बदल गई है और मां बनने वाली है। इस बात को सोच करके सभी बहुत ही उत्साहित हैं उससे मिलने और उसे देखने के लिए। सब ने सोचा कि अनुषा एयरपोर्ट जरूर आएगी। तेज कदमों से सभी एयरपोर्ट से बाहर निकल करके निर्भय, जूही, आदित्य से मिले, मगर सबकी आंखें किसी को ढूंढ रही थी। यह तीनों ने देखा, उनको समझ में आया कि सब लोग अनुषा को ही ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले आदित्य ने चुटकी ली। क्या बात है भाई, सब लोग हमसे बात कर रहे हैं मगर आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। किसे ढूंढ रही हैं? गायत्री जी, शर्मा करके गायत्री ने कहा। किसी को नहीं ढूंढ रहे हैं, बात तो कर रहे हैं आपसे। जूही ने हंस करके कहा, बात हमसे कर रहे हैं मगर आंखें किसी को ढूंढ रही हैं। आपको क्या लगता है हमें समझ में नहीं आया? अब तो हमारी कोई कीमत ही नहीं रह गई। क्यों आदित्य, मैंने सही कहा ना? जूही ने मजाक किया। बिल्कुल सही कहा जूही, हमारे लिए अमेरिका से इंडिया थोड़ी आए हैं, अपने नवासे के लिए आए हैं, आदित्य ने हंसते हुए कहा। हंस करके वेंकटेश ने कहा, आपको तो मालूम है मूलधन से ब्याज ज्यादा कीमती और प्यारा होता है। वेंकटेश की बातें सुन करके सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शंकर ने पूछा, अनुषा क्यों नहीं आई निर्भय? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है शंकर, फिर क्यों नहीं आई एयरपोर्ट? लेखा ने पूछा। जूही ने जवाब दिया, अनुषा थोड़ा शर्मा रही थी सबके सामने आने में। हमने कहा आने के लिए मगर बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई। कह रही थी मैं शंकर भैया के सामने नहीं जा सकती, मुझे शर्म आ रही है। जूही की बात सुन करके शंकर जोर से हंस पड़ा और हंसते हुए कहा, मुझे भी उससे मिलने की बेसब्री हो रही है। जब मैं अमेरिका आया था तब छोटी सी थी, वही अनुषा अब मां बनने वाली है और मैं मामा बनने जा रहा हूं। उसको शर्म आ रही है, मैं समझ पा रहा हूं। अनुषा में आए इस परिवर्तन के बाद अनुषा कैसी लग रही है उसे देखने के लिए मैं बेचैन हूं। मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रही हूं शंकर। जब पहली बार अनुषा से मिली थी उस अनुषा इस अनुषा में कितना बड़ा परिवर्तन आया है, देखने के लिए मन बेचैन है। खुशी खुशी लेखा ने कहा। आदित्य ने कहा, तो फिर यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? चलो जल्दी से गाड़ी में बैठो। निर्भय, बहुत जल्दी हमें घर ले चलना, जूही ने कहा। अपने पापा की बात बिल्कुल मत सुनना निर्भय, इनको तो गाड़ी तेज भगाने की आदत है। आराम से गाड़ी चलाना, दिल्ली की ट्रैफिक है, हमें अच्छे से शांति से घर पहुंचना चाहते हैं। अनुषा कहीं भागी जा रही है क्या? वह भी बेचैनी से हम सब के लिए इंतजार कर रही होगी। जूही, शादी से पहले तो मेरी गाड़ी में बैठ करके ही तुम खुद कहती थी कि गाड़ी तेज चलाओ आदित्य, अब सारा दोष मुझे दे रही हो। धीरे से जूही ने कहा, सब राज की बात सबको बताना जरूरी है क्या आदित्य? लेखा ने हंस करके कहा, अच्छा मम्मा, अब हमें कहती हो कि गाड़ी तेज मत भगाना। अपने समय में तो आपने तेज रफ्तार का आनंद लिया। निर्भय, तुम गाड़ी थोड़ा जल्दी चलाना, हमें जल्दी से जल्दी अनुषा के पास पहुंचना है। निर्भय ने कहा, मैं किसी का कहना नहीं सुनता, अपने हिसाब से गाड़ी चलाऊंगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ में है तो मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। शंकर ने हंस करके कहा, बिल्कुल सही कहा निर्भय। लेखा भी मेरी गाड़ी में बैठती है तो हमेशा यही कहती है कि गाड़ी धीरे चलाना, मगर स्टीयरिंग तो मेरे हाथ में होता है, इसलिए मैं अपने हिसाब से गाड़ी चलाता हूं। शंकर और निर्भय की बातें सुन करके फिर सब लोग एक बार हंसने लगे। आज तो सबके मन में खुशियां समाये नहीं समा रही हैं। इतनी लंबी जर्नी करके आए हैं, इसलिए नहा धो करके सब तरोताजा हो गए। पहले क्योंकि अनुषा से मिलना है। अनुषा जानती है कि सब लोग आ गए हैं, फिर भी शर्म के मारे अपने कमरे से नहीं निकली। सबसे पहले शंकर और लेखा ने अनुषा के कमरे की ओर जाने के लिए कदम बढ़ाया ही था कि धीरे धीरे अपने कमरे से निकल करके अनुषा आती हुई दिखाई दी। सब लोग खुशी मिश्रित आंखों से अनुषा की ओर देखने लगे तो अनुषा और शर्मा गई।
ड्राइंग रूम में आते ही सबसे पहले शंकर उठ करके आया और अनुषा को बाहों में भरते हुए कहा, मेरी प्यारी अनुषा, मैं बहुत खुश हूं तुम्हें इस रूप में देख करके। मेरी प्यासी आंखों को जैसे बारिश की पहली फुहार ने भिगो दी। एक लड़की के लिए बहुत गर्व की बात होती है मां बनना। तुम क्यों शर्मा रही हो हम लोगों से? तुमने हमें कितनी बड़ी खुशी दी है, तुम्हें नहीं मालूम है। आओ आकर के मेरे पास बैठो। अनुषा आकर के शंकर और लेखा के बीच में बैठ गई। लेखा ने अनुषा का हाथ पकड़ करके कहा, तुम आज इस चोपड़ा बिला का कितना बड़ा उपहार देने वाली हो अनुषा, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। हम कितने खुश हैं यह बात भी शब्दों में कहना मुश्किल है। इस तरह शर्मा करके आंखें झुका करके मत बैठो अनुषा, तुम्हारी आंखों में मां बनने की जो खुशी समाई हुई है हमें भी देखना है। सबसे आंखें मिला करके बात करो अनुषा। लेखा की बात सुन करके अनुषा बहुत भावुक हो गई। वह लेखा के कंधे पर सिर रख करके सिसक पड़ी। लेखा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। तुम मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। लेखा ने अनुषा का सिर उठा करके आंखों से बहते आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हें बिल्कुल भी रोना नहीं है और मन में कोई भी पछतावा नहीं रखना है। हमेशा खुश रहना है और सकारात्मक सोच रखना है। मेरा भतीजा बिल्कुल खुशमिजाज होना चाहिए। शंकर ने हंस करके कहा, मेरी भांजी बहुत सुंदर है और खुशमिजाज होनी चाहिए। इतनी देर बाद अनुषा ने कहा, जो भी आए मैं चाहती हूं कि लेखा की तरह सुंदर मन का हो और हिम्मत वाली हो या हिम्मत वाला हो। लोग उसे देख करके कहें कि देखो लेखा की भतीजी या भतीजा जा रहा है। अनुषा की बातें सुन करके आज निर्भय की आंखें खुशी के आंसू से भीगने लगी। उंगली से आंखों की कोरों में निकल आए आंसू पोंछते हुए निर्भय ने कहा, मैं भी चाहता हूं कि जो भी आए लेखा की तरह सुंदर मन का हो और हिम्मत वाला या हिम्मत वाली हो। लेखा ने जीवन भर जिस हिम्मत का परिचय दिया है वह हर बच्चे के लिए एक मिसाल है। इतनी देर बाद जूही ने कहा, जो भी आए स्वस्थ और सुंदर हो, उसकी लंबी उम्र हो, वह किसी के जैसा नहीं हो, खुद अपने जैसा हो, उसकी एक अलग पहचान हो, वह चोपड़ा बिला और चोपड़ा एंड सन्स कंपनी का एक चमकता हुआ सितारा हो। लोग देख करके कहें, ओ देखो आदित्य और जूही का पोता या पोती जा रहा है। खुशी से सीना चौड़ा हो जाएगा हमारा। बिल्कुल ठीक कहा मम्मा आपने, आने वाला बच्चा किसी के जैसा भी नहीं होना चाहिए, खुद वह अपने जैसा हो और अपनी पहचान खुद बनाए। किसी को किसी के जैसा नहीं होना चाहिए, हर इंसान का अपना अलग वजूद होना चाहिए, लेखा ने कहा। शंकर ने भी खुश होकर के कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने लेखा, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूं। गायत्री ने खुश होकर के कहा, आप लोगों की खुशी और उत्साह देख करके तो मैं इतनी खुश हूं कि खुशी मन में समा ही नहीं रही है। इतनी गलती करने के बाद मेरी बेटी को इतना प्यार मिलेगा इस घर में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हां, मैं इतना चाहती थी कि मेरी बेटी जहां पर भी है खुश रहे और दूसरों को खुशियां दे, मगर इतना प्यार भी उसके नसीब में था या सोचा नहीं था। मैं उसे समझाती थी कि तुम बहुत नसीब वाली हो, अपने आप को बदल लो, देखना बहुत प्यार मिलेगा। मेरी बेटी ने मेरा मान रखा, ईश्वर को मैं क्या कह करके धन्यवाद दूं समझ में नहीं आता। मम्मी की बात सुन करके अनुषा ने कहा, मम्मी इन सब को समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती की। आखिर मुझे यह सब समझने के लिए समय ने मजबूर किया। मेरे साथ अगर हादसा नहीं होता तो शायद मुझे कभी समझ में नहीं आती और मैं जिंदगी में बहुत कीमती लोगों को खो देती, निर्भय का प्यार खो देती। वेंकटेश ने कहा, चलो जो भी हुआ वह सब भूल जाओ, समय ने तुम्हें सही रास्ता दिखा दिया, यह क्या कम है? नहीं तो जिंदगी भर लोग गलत रास्ते पर चलते रहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी को आखिर अपनी गलती समझ में आ गई। जूही ने जवाब दिया, वेंकटेश जी आपकी बेटी अब मेरी भी बेटी है, इसलिए आप लोग मेरी बेटी को और परेशान मत करो। जो बात बीत गई उस बात को लेकर के हम और कोई बात नहीं करेंगे, हम केवल आने वाली खुशी के बारे में बात करेंगे। आप लोग चलिए, लंच का टाइम हो रहा है, लंच तैयार है। आज हम सब लोग एक साथ मिलकर के लंच करेंगे। बहुत समय के बाद ऐसा मौका आया है, इस मौके को खुशी से भर दीजिए। वेंकटेश ने कहा, बिल्कुल सही कहा जूही जी आपने, मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, खा करके मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं, अभी तो 2 दिन तक जेट लैग रहेगा, खाएंगे और सोएंगे। गायत्री ने कहा, जूही जी
क्या शाम को हम मंदिर जा सकते हैं? ईश्वर ने खुशियों से हमारी झोली भर दी, इसलिए मैंने सबकी खुशी के लिए मन्नत मांगी है। चोपड़ा बिला में खुशी लौट आई, अनुषा में परिवर्तन आया, सब ईश्वर का ही देन है। इसलिए उनके सामने माथा टेकना चाहती हूं और उनको जी भर के धन्यवाद देना चाहती हूं। जूही ने कहा, बिल्कुल जा सकते हैं, आप जर्नी करके आए हैं, आप अगर जा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं जा सकती? कौन कौन जाना चाहता है शाम को मंदिर? लेखा ने उत्साहित होकर के कहा, मैं जाना चाहती हूं। शंकर ने भी खुश होकर के कहा, मैं भी जाना चाहता हूं। निर्भय क्यों पीछे रहता? निर्भय ने खुश होकर के कहा, मैं भी जाऊंगा और ईश्वर को जी भर के धन्यवाद दूंगा। अनुषा ने धीरे से कहा, मुझे भी जाना है, मैं भी ईश्वर के चरणों में माथा टेक करके उनको धन्यवाद देना चाहती हूं, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आदित्य क्यों पीछे रहता? उसने भी कहा, मैं भी चलूंगा। वेंकटेश जी आप भी चलिए, फिर आकर के आप खूब सो लेना। हंस करके वेंकटेश ने कहा, जब आप सब लोग जा रहे हैं तो मैं अकेला क्या करूंगा? मुझे भी ईश्वर के दर्शन करके उनको धन्यवाद देना है। मेरी बेटी को स्वर्ग से सुंदर घर मिला है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। ईश्वर की असीम कृपा के लिए मुझे भी उनके चरणों में माथा टेकना है। जूही ने गायत्री की ओर देख करके कहा, देखा गायत्री जी, सब तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, सब लोग बहुत खुश हैं। यह खुशी हमें ईश्वर के साथ भी बांटना चाहिए। ठीक है, फिर सब लोग चलिए लंच करने। लंच करके थोड़ी देर आराम कर लेना, उसके बाद हम 5 बजे निकल जाएंगे मंदिर। निर्भय, शार्दुल, लेखा और शंकर चारों जोर से चिल्लाने लगे, हिप हिप हुर्र, बड़ी खुशी का दिन आया है रे, सब मिल करके नाचो गाओ रे, भगवान के सामने माथा टिकाओ रे। चोपड़ा बिला में सबकी आवाज गूंज रही है, ऐसा लग रहा है जैसे सब ने बहुत बड़ा जंग जीत लिया है। जिंदगी की पेचीदगी को समझना और इंसानी फितरत को समझना किसी जंग जीतने से कम भी नहीं है। जिसने यह जंग जीत लिया है वह जीवन में सबसे कीमती धन पा लिया। यह जंग जीतने के बाद मन में कितनी शांति मिलती है, यह बात अनुषा से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी का जंग हारते हारते आखिर अनुषा को जीत मिल ही गई। आज सभी जीत की खुशी मना रहे हैं। चारों की पागलपंथी देख करके वहां बैठे सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। आज पूरे चोपड़ा बिला में केवल हंसी की आवाज गूंज रही है। चोपड़ा बिला का कोना कोना खुशी की महक से महक रहा है। बहुत समय के बाद आज सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाने बैठे हैं। सबके चेहरे पर खुशी और पेट में भूख थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि दिल में अगर खुशी हो तो मन में शांति होती है, ऐसे में भूख ज्यादा ही लगती है। और अगर सामने मनपसंद खाना हो तो भूख को भी हाथ पांव फैलाने का मौका मिल जाता है। मंदिर जाने के लिए सभी तैयार हो गए। दादी निशा और नानी प्रतिभा भी आज सज धज करके तैयार हो गई। मंदिर जाने की बात हो तो दादी निशा और नानी प्रतिभा कभी पीछे नहीं रह सकती। वैसे तो दोनों मिल करके अक्सर मंदिर जाया करती हैं, मगर मंदिर के अहाते में शांतिपूर्ण वातावरण में बैठ करके दोनों सुख दुख के स्मृतियों का पिटारा खोल लेती हैं। आज सबके साथ मंदिर जाने के बाद तो कुछ अलग ही है। ऐसा लगा जीवन में पहली बार चोपड़ा बिला में गहमा गहमी है और हंसी खुशी के फव्वारे छूट रहे हैं। अनुषा को लेकर के सब उत्साहित तो हैं ही, साथ ही शंकर और लेखा विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं, इसलिए सबके मन में आनंद की लहरें उठ रही हैं। दादी निशा को वह दिन अभी भी याद है जब जूही और आदित्य के विवाह के पश्चात वह प्रतिभा के साथ एक दिन मंदिर आई थी। मंदिर के शांत वातावरण में बैठ करके दोनों ने अपनी स्मृतियों का पिटारा खोल दिया था। आज फिर दादी निशा का मन उस मंदिर के अहाते में बैठ करके की गई बातों की स्मृतियों में खो गई। पहले दादी निशा ने एक लंबी सांस लेकर के कहना शुरू किया था, प्रतिभा, जो आपको बताने में अब मुझे कोई दुविधा नहीं है। आप मेरी सहेली हैं पहले, उसके बाद समधन हैं। जीवन के 7 दशक निकल गए। सच्चे मायने में आज चोपड़ा बिला घर जैसा लग रहा है। आपकी बेटी ने पूरे घर को एक प्यार के बंधन में बांध दिया है। उसके प्यार की महक से घर महकता है तो महक रोम रोम को महका जाती है। यह खुशी बहुत पहले हमारे घर आ सकती थी, मगर हमने जूही को समझने में बहुत गलती की। असल में आदित्य के पापा ने हमेशा मुझे अपनी इच्छाओं तले दबा करके रखा। मैं कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात नहीं कह पाई।
अगर उनके विरुद्ध कोई बात करती तो नतीजा यह होता कि घर रण क्षेत्र बन जाता और मुझे बहुत अपमानित होना पड़ता। मैं एक पढ़ी लिखी हो करके भी ऐसा जीवन जी रही थी जैसे अशिक्षित लड़कियां हमारे समाज में जीवन जीती हैं। जब पी करके घर में आते थे तो पूरे शयन कक्ष में दुर्गंध फैल जाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं एक कैदी हूँ। मन करता था कि कैद तोड़ करके कहीं भाग जाऊं। मेरे इकलौते बेटे आदित्य के जीवन को भी तो एक तरह से नर्क बना दिया था। ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि देर ही सही मगर आदित्य का जीवन जूही के प्यार से महक रहा है। एक लंबी सांस लेकर के प्रतिभा ने कहा, नारी जीवन तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। निशा जी, मैंने तो प्रेम करके विवाह किया था। जूही के पापा एक प्रसिद्ध आईएएस अफसर थे मगर घर में भी किसी क्रूर शासक से कम नहीं थे। मुझे भी उनकी इच्छा अनुसार जीने पर मजबूर होना पड़ा था। सच्चाई की लड़ाई लड़ते लड़ते वह भूल गए थे कि उनका एक परिवार भी है। आज इस शहर में तो कल उस शहर में, उनके पीछे पीछे मैं भी भागती रही। इसी भागम भाग में मैं जूही की परवरिश ढंग से नहीं कर पाई। अपने माता पिता पर जिम्मेदारी का बोझ लाद दिया था। नतीजा यह हुआ कि प्यार पाने की चाह में जूही के कदम गलत दिशा में पड़े। उसके पापा ने तो अपनी गलती कभी नहीं स्वीकारी, हमेशा जूही को ही दोष देते रहे। उसके पापा चाहते तो आदित्य से जूही की शादी बहुत पहले हो सकते थे। जूही को मैंने आदित्य के लिए बहुत तड़पते देखा है। आंसू आंखों में आने नहीं देती थी, पी जाया करते थे। ऊपर से दिखाती थी कि आदित्य से नफरत करती है मगर अंदर से उसके प्यार के लिए टूटती थी। मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी को भला मैं समझने में गलती कैसे कर सकती हूँ। आखिर उसके पापा के चले जाने के बाद ही आदित्य से उसका विवाह संभव हुआ, वरना क्या होता नहीं मालूम। सच में प्रतिभा जी, आदित्य और जूही के प्यार आपसी समझ को देख करके ऐसा लगता है जीवन साथी हो तो ऐसा, एक दूसरे के लिए सम्मान हो। सम्मान के बिना अगर कोई दावा करता है कि प्यार है तो वह झूठा दावा है। बिल्कुल सच कहा निशा जी आपने। मैंने भी तो आदित्य के पापा के प्यार को सच्चा प्यार समझा था मगर सच्चे प्यार में तो एक दूसरे की पसंद नापसंद का भी ध्यान तो रखा जाता है, एक दूसरे के विचार को सम्मान दिया जाता है। जहां सम्मान नहीं है वह प्यार कैसा। उस उम्र में प्यार का अर्थ सही मायने में समझ में नहीं आता, समझते समझते जिंदगी गुजर जाती है। आज आदित्य और जूही को देख करके लगता है सच्चा प्यार इसी को कहते हैं। आज दादी निशा ने वह साड़ी पहनी है जो अपनी शादी के समय जूही ने उन्हें उपहार में दिया था। निशा के लिए यह साड़ी केवल एक उपहार नहीं है, इसमें उनके प्रति जूही का प्यार और सम्मान के धागे जुड़े हुए हैं। आज नानी प्रतिभा ने वही साड़ी पहनी है जिसे अपनी बेटी की शादी के समय लेखा ने पसंद करके बड़े प्यार से उन्हें उपहार में दिया था। इस साड़ी से प्रतिभा को अपनी नातिन के प्यार की महक आती है। जब भी यह साड़ी पहनती है वह प्यार की महक सांसों में घुल जाती है। लेखा शंकर की पसंद की है डिजाइनर साड़ी और आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन करके बहुत खूबसूरत लग रही है। शंकर ने लेखा की पसंद का कुर्ता पाजामा पहन करके बिल्कुल स्वदेशी लग रहा है। जूही ने भी आदित्य की दी हुई बैगनी कलर की कांजीवरम साड़ी पहन करके लेखा की बड़ी बहन लग रही है। आदित्य भी जूही की पसंद कुर्ता पाजामा पहन करके निर्भय का बड़ा भाई जैसा लग रहा है। शंकर के मामा मामी दोनों आज भारतीय वेशभूषा में सुशोभित हैं। अनुषा आज साड़ी ना पहन करके निर्भय के पसंद की सलवार कुर्ता पहनी है, साथ में दुपट्टा भी ओढ़ ली क्योंकि सबके सामने उसे थोड़ी शर्म आ रही है। निर्भय अनुषा की पसंद का कुर्ता पजामा पहना। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज शार्दुल ने अनुषा का दिया हुआ कुर्ता पजामा खुशी खुशी पहना है। शार्दुल को देख करके सब लोग मुंह दबा करके हंसने लगे तो उसने झट से पूछा, मैं क्या बंदर लग रहा हूं जो आप लोग हंस रहे हैं? हंसते हुए लेखा ने कहा, नहीं नहीं, तुम बिल्कुल बॉलीवुड के हीरो लग रहे हो। बॉलीवुड के हीरो जब मंदिर में जाते हैं तो ऐसे ही कुर्ता और पाजामा में दिखते हैं। मंदिर जा करके माथे पर टीका लगा लेना तो बिल्कुल 100% बॉलीवुड हीरो लगोगे। मुझे पता है लेखा दीदी, नहीं भाभी, आप अपने इतने शरीफ और हैंडसम देवर के साथ मजाक कर रही हैं। अभी अगर उर्मी होती तो
वही सही तारीफ करती। आप लोगों ने उर्मी और उसके परिवार को क्यों नहीं बुलाया? जोर से हंसते हुए निर्भय ने कहा, उर्मी से मिलने के लिए दिल बेताब है, तो मैं तुम्हें उनके घर ले चलूंगा। ब्रदर इन लॉ, फिर तो मंदिर से ही मुझे उसके घर जाना है, उसे भी तो प्रसाद खिलाना चाहिए। शंकर ने शार्दुल की पीठ पर एक चपत मारते हुए कहा, बड़ा बदमाश हो गया है। कॉलेज में पहुंचते ही लड़कियों के पीछे भागना शुरू हो गया। पढ़ाई लिखाई में भी ध्यान दिया कर, तुझे भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। बिग ब्रो, मम्मी पापा और सबके सामने आप मेरी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? ना बाबा ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पढ़ना है। पूरी जिंदगी किताबों के बीच में किताबी कीड़ा बन करके नहीं रहना है। मैं तो जिंदगी को बिंदास जीना चाहता हूँ। फिर तो तुम उर्वशी आंटी का दामाद नहीं बन पाओगे। बेरोजगार लड़के से अपनी बेटी की शादी उर्वशी आंटी नहीं करने वाली। लेखा ने हंसते हुए कहा तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। शार्दुल ने थोड़ा शर्मा करके कहा, अभी से आप शादी की बात कर रही हो? भाभी, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। निर्भय ने हंसते हुए कहा, साला साहब, रंग ढंग से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि आप बहुत छोटे हो। जूही बीच में बोल पड़ी, अरे तुम सब मिल करके उसके पीछे क्यों पड़े हो? अभी हमें मंदिर जाना है, थोड़ी धार्मिक बातें सोच कर मन को शुद्ध बना लो। शार्दुल ने मुस्कुरा करके कहा, जूही आंटी आप बहुत अच्छी हैं, एक आप ही हैं जो मेरे मन को समझती हैं। शार्दुल की बात सुन करके फिर सब लोग जोर जोर से हंस पड़े और हंसी की आवाज चारों ओर गूंजने लगी। इतनी देर बाद लेखा ने जब दादी निशा और नानी प्रतिभा को देखा तो पास आकर के चहक पड़ी। वाह दादी और नानी, आप दोनों आज बिल्कुल बॉलीवुड की पुरानी हीरोइन लग रही हो। एक माला सिन्हा तो एक वहीदा रहमान। सब लोग देखो दोनों कितनी अच्छी लग रही हैं। खुशी से दोनों के गाल बिल्कुल गाल टमाटर हो रहे हैं। कौन कहता है कि उम्र शरीर पर हावी होती है? लेखा की बात सुन करके दोनों थोड़ा शर्मा गई। दोनों को शर्माते हुए देख करके जूही ने कहा, क्यों, उम्र हो जाने के बाद सज नहीं सकते हैं क्या? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो लेखा? माम को तो मैंने यंग एज में देखा है, बिल्कुल माला सिन्हा जैसा ही लगती थी जब तैयार हो करके डैड के साथ कहीं जाती थी। जूही की बात सुन करके आदित्य बोल पड़ा, मुझे भी याद है जूही, माम जब तैयार हो करके डैड के साथ पार्टी में जाती थी तब बिल्कुल वहीदा रहमान लगते थे। निशा ने कहा, तुम दोनों थोड़ा ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हो, सबके सामने हमें शर्मिंदा कर रहे हो। गायत्री ने कहा, सचमुच आंटी आप दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, वहीदा रहमान का वह गाना याद आ गया, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। सचमुच बच्चों के जीवन में इतनी खुशियां आई हैं देख करके और भी बहुत साल जीने का मन है। निर्भय के बच्चे और लेखा के बच्चे के साथ खेलने का बहुत मन है, पता नहीं तब तक जिंदगी रहेगी कि नहीं। निर्भय ने कहा, मैं आज ईश्वर से आप दोनों की लंबी उम्र की प्रार्थना करूंगा ताकि हमारे बच्चे के साथ आप लोग खेल सकें, खुशियां मना सकें। शंकर ने खुश होकर के कहा, बिल्कुल दादी और नानी, आप दोनों को तो हमारे बच्चे की देखभाल करनी है, हम दोनों तो अपनी जॉब में बिजी रहेंगे। दामाद जी आप तो अमेरिका में रहेंगे, फिर आपके बच्चे की देखभाल कैसे करेंगे हम? निशा ने कहा, जब हमारा बच्चा आने वाला होगा आप दोनों को अमेरिका ले जाएंगे, कुछ महीने हमारे पास रहना, अमेरिका घुमा करके दिखाएंगे। निशा और प्रतिभा दोनों शंकर की बात सुन करके खुश हो गई और खुशी से कहा, फिर तो हमें जल्दी से लेखा और आपके बच्चे का मुंह देखना है, बहुत देर करोगे तो हमारा कोई भरोसा नहीं है। लेखा ने शर्मा करके कहा, आप दोनों जल्दी कहीं नहीं जाने वाली, हमारे बच्चे के आने तक इसी दुनिया में रहना है। अब चलो सब मंदिर में, पूजा पाठ प्रार्थना करने में समय लगेगा। आदित्य ने कहा, हो गई बातचीत सबकी तो अब चलो, जाने में भी 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे से ज्यादा लगेगा पापा, मैं आराम से गाड़ी चलाने वाला हूँ। अनुषा हमारे साथ है इसलिए जल्दी गाड़ी नहीं चला सकता। निर्भय अनुषा के लिए इतना सोचता है जान करके सबके चेहरे पर मुस्कान की किरण फैल गई। आदित्य ने कहा, तुम अनुषा के साथ लेखा और शंकर को लेकर के बैठ जाओ। शार्दुल ने उछल करके कहा, मैं भी ब्रदर इन लॉ की गाड़ी में बैठने वाला हूँ। आदित्य ने कहा, ठीक है, तुम सब एक गाड़ी में बैठ जाओ, मेरी इनोवा में बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। आज भरा पूरा परिवार और सगे संबंधी सब मिल करके मंदिर की ओर चल पड़े। ईश्वर के चरणों में माथा टेक करके शंकर और लेखा
के सुखी जीवन की प्रार्थना करने और चोपड़ा बिला में आने वाले नए मेहमान के लिए स्वस्थ जीवन की कामना करने सभी मन में असीम श्रद्धा और इच्छा लेकर के खुशी खुशी गाड़ी में जा करके बैठ गए। लेखा और शंकर की शादी की पार्टी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। सबको यह जोड़ी बहुत पसंद आई। दोनों के चेहरे पर धीर और गंभीरता देख करके सबको बहुत अच्छा लगा। पार्टी का इंतजाम भी इतना अच्छा था कि सब लोग गदगद हो गए। आदित्य ने कोई कमी नहीं रखी, किसी को शिकायत करने का कोई मौका नहीं दिया। सब लोग पार्टी में खुश हो करके अपने अपने घर चले गए। इस पार्टी में सूर्यांश अपनी वाइफ निमिषा के साथ आया था। उसके माता पिता अभिनव अरोड़ा और गीतांजलि भी आए थे। शंकर और लेखा की जोड़ी देख करके इन लोगों ने जी भर करके आदित्य और जूही को बधाई दी। किसी ने भी बधाई देने में कंजूसी नहीं की। सभी मेहमान लगभग जा चुके हैं। अभिनव और गीतांजलि दोनों आदित्य और जूही से जाने से पहले विदा लेने आए। आदित्य ने खुश होकर के कहा, अच्छे से पार्टी एंजॉय किया तुम लोगों ने? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तुमने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया, आदित्य की दिल खुश हो गया। अभिनव अरोड़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पार्टी तो शानदार थी ही, जोड़ी इतनी अच्छी लग रही है, जितनी तारीफ करूं कम है। गीतांजलि ने खुश होकर के कहा, मगर उसके मन में एक कसक है, यह सोच करके कि वही लेखा है जिससे पहले हमने सूर्यांश से रिश्ता करने के लिए मना किया था। बाद में हम लोग तैयार भी हो गए थे, मगर माँ बेटी को कितनी अपमानजनक बातें सुननी पड़ी थी। लेखा ने तो अपमानित होकर के रिश्ता ही तोड़ दिया। हमारी बहू भी अच्छी है, मगर लेखा जैसी इतनी अच्छी भी नहीं है, इतने अच्छे संस्कार नहीं है। लेखा हमारे घर में आती तो बात कुछ और ही होती, मगर गलती तो हम लोगों से हुई है। अब गलती की सजा भुगत भी रहे हैं। निमिषा को तो अपने ससुराल से ज्यादा मायके से प्रेम है, और होगी क्यों नहीं। इतने बड़े बिजनेसमैन की इकलौती लड़की है, इकलौती वारिस है। हम लोग बिजनेसमैन की लड़की को बहू बनाना चाहते थे, बना लिया। देख लिया अमीर घर की लड़की को बहू बना करके ज्यादा समय तो अपने मायके में रहती है। हम दोनों तो नाम मात्र के सास ससुर हैं। सूर्यांश तो दो पाटों के बीच में पिस रहा है। सूर्यांश की ऐसी जिंदगी के लिए हम दोनों जिम्मेदार हैं। खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो गीतांजलि? चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है। इन लोग भी थके हुए हैं। अभिनव अरोड़ा ने गीतांजलि को कहा तो वह जैसे नींद से जाग उठी। हाँ हाँ चलो। सूर्यांश और निमिषा कहाँ हैं? हम लोग आपके पीछे ही खड़े हैं मम्मा, आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। सूर्यांश तुम इतने चुपचाप क्यों हो? तुम्हें हमारी पार्टी अच्छी नहीं लगी क्या? जूही ने सूर्यांश को चिंतित देख करके पूछा। नहीं आंटी, पार्टी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था, बहुत एंजॉय किया। शंकर और लेखा की जोड़ी तो बिल्कुल वैसी है जैसे मेड फॉर ईच अदर, जितनी तारीफ करूं कम है। सूर्यांश की बात सुन करके निमिषा को थोड़ी सी जलन होने लगी, तो उसने तुरंत कहा, क्यों हमारी जोड़ी अच्छी नहीं है क्या सूर्यांश? हम भी तो मेड फॉर ईच अदर हैं। निमिषा की बात सुन करके सूर्यांश सोचने लगा, तुम अच्छी हो मगर लेखा जैसी नहीं हो। लेखा जितनी एजुकेटेड है उतनी ही समझदार भी है। जूही आंटी ने बहुत अच्छे संस्कार दिए उसको। अमेरिका जा करके वह बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन गई है, जो उसके चेहरे से स्पष्ट झलकता है। निमिषा तुमने अपनी गलती समझी, मगर पापा मम्मी को यह बात समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। उन्हें अभी तक नहीं पता है कि तुम माँ बनना चाहती हो। मैं अभी बताना भी नहीं चाहता। जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो अचानक मम्मी पापा को सरप्राइज देंगे। क्या सोच रहे हो सूर्यांश? मैंने कुछ कहा है, तुमने जवाब भी नहीं दिया। हाथ पकड़ करके झकझोरा सूर्यांश को निमिषा ने। हाँ हाँ निमिषा, हमारी जोड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी है, मेड फॉर ईच अदर। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है, मुझे जम के नींद आ रही है। जूही आंटी को शंकर और लेखा की सुहाग रात की रस्म भी तो निभाना है। तुम्हें यह सब भी मालूम है सूर्यांश? ऐसा लगता है तुम लेखा को लेकर के अभी भी बहुत सोचते हो। थोड़ा सा नाखुश होकर के निमिषा ने कहा, मेरी बचपन की दोस्त है, इतना तो सोच ही सकता हूँ। तुम इसे गलत तरीके से मत लेना निमिषा। फिर तुम दोनों आज हमारे घर में रुक जाओ सूर्यांश, मम्मी पापा को जाने दो। तुम दोनों भी रुक जाओगे तो मस्ती थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, निर्भय को भी बहुत अच्छा लगेगा। जूही ने खुश हो करके कहा। पीछे से आता हुआ निर्भय ने सारी बातें सुन ली तो खुश हो करके कहा, बिल्कुल सूर्यांश, मम्मा ने बिल्कुल ठीक कहा है। आज तुम लोगों को मैं जाने नहीं दूंगा। तुम दोनों
दोनों को रुकना है। शंकर और लेखा सुहाग रात मनाएंगे और हम लोग रात भर मस्ती करेंगे। क्यों अनुषा, तुम्हें थकान तो नहीं हो रही है? रात जाग सकती हो ना? बिल्कुल जाग सकती हूँ, ऐसी खुशी का मौका बार बार थोड़े ना आता है। रुक जाओ निमिषा, खूब मजा आएगा, हम रात भर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे। अनुषा ने भी मस्ती के मूड में कहा। फिर तुम लोग रुक जाओ सूर्यांश और निमिषा, हम लोग निकलते हैं, लेट्स गो अंजलि। अभिनव अरोड़ा ने खुश हो करके कहा। ओके बाय, गुड नाइट। गीतांजलि और अभिनव अरोड़ा हाथ हिलाते हुए निकल पड़े। अभिनव अरोड़ा चुपचाप गाड़ी चला रहा है और बगल की सीट पर गीतांजलि बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी है। आज दोनों के मन में ही एक बात को लेकर के तूफान उठा हुआ है। दोनों के मन में अतीत को लेकर के एक पछतावा है। सूर्यांश के साथ निमिषा की शादी के पश्चात ही दोनों को पता चल गया था कि कितनी बड़ी भूल हुई है उनसे, मगर आज और अधिक अपनी भूल का पछतावा हो रहा है। चुप्पी जब और अधिक बढ़ने लगी तो गीतांजलि ने पहले बात की। शंकर और लेखा की जोड़ी कितनी अच्छी लग रही थी ना। सोच की दुनिया से बाहर आकर के अभिनव अरोड़ा ने कहा, हाँ बहुत अच्छी, और दोनों ही बहुत इंटेलेक्चुअल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। उनके प्यार में बहुत गहराई है। मुझे पूरा विश्वास है कि लेखा इस रिश्ते को समर्पित होकर के निभाएगी। दोनों बहुत ही खुश हैं एक दूसरे को पा करके। अभिनव, हमने जो किया लेखा के साथ अच्छा नहीं किया। उसने भी अपमान का जवाब बहुत अच्छे से दिया, हमारे और समाज के मुंह पर तमाचा मार दिया। हमने एक हीरा खोया और कांच को चुन लिया। एक लंबी सांस ली गीतांजलि ने। अब मुझे अफसोस होता है कि क्यों हमने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया था शादी तय करते समय। अगर उनको नहीं बुलाते तो आज लेखा हमारी बहू होती और घर में सुख शांति होती। निमिषा तो हमें बिल्कुल कठपुतली बना करके अपने इशारों पर नचा रही है। सूर्यांश बेचारा भी उसके पीछे पीछे नाचता फिरता है। उदासी में भी अभिनव अरोड़ा हंस पड़ा। और क्या करेगा सूर्यांश बेचारा, बड़ी ऊंची नाक हो रही थी ना हम लोगों की, उसी नाक से नकेल डाल करके अपने पीछे घुमा रही है निमिषा। वक्त वक्त की बात है, सबका एक दिन वक्त आता है। वक्त कभी किसी का सगा नहीं होता है। कल हमारे साथ था तो आज लेखा के साथ है। जूही और आदित्य तो दादा दादी बनने जा रहे हैं, मगर हमारे सूर्यांश की शादी पहले हुई और अभी तक हमारा घर सूना पड़ा है। पता नहीं कब एक बच्चे की किलकारी गूंजेगी हमारे घर और आंगन में। हमारे घर की बहू भी तो जबरदस्त फेमिनिस्ट है। मुझे तो लगता नहीं है कि हम कभी दादा दादी बन पाएंगे। मुझे तो यह भी संदेह है कि सूर्यांश और निमिषा का रिश्ता टिकेगा भी कि नहीं। अमीर बाप की इकलौती बेटी है, इतनी बड़ी जायदाद की मालकिन है। अगर रिश्ता टूट भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए रिश्तों की कमी है क्या? सूर्यांश का पता नहीं कैसे यह लड़की पसंद आ गई। सूर्यांश ने तो लेखा को पसंद किया था, उसकी पसंद को गलत मत कहो। सूर्यांश का दिल टूटा हुआ था। एक टूटे हुए दिल को एक सहारे की जरूरत थी, इसलिए जल्दबाजी में उसने फैसला लिया। हम लोग भी तो यह सोच करके बहुत खुश थे कि अमीर बाप की बेटी है, समाज में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। नाक ऊंची तो हो गई, मगर समाज क्या हमारे घर की समस्या को देखने आता है? क्या हमारे घर में जो समस्या है उसका समाधान समाज निकाल पाएगा? नहीं, कभी नहीं। इसलिए तो समाज में नाक ऊंची करने से पहले अपने घर की बात भी सोच लेनी चाहिए। आज अगर लेखा हमारे घर में बहू बन करके आती तो हमें यह दिन देखना नहीं पड़ता। आदित्य और जूही जैसे इतने अच्छे लोगों से हमारा एक करीबी रिश्ता होता। हम तो जूही के अतीत के पीछे पड़े हुए थे। वर्तमान के सुखद समय को छोड़ करके हम इंसानों की भी क्या मानसिकता है, अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं और वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। इसलिए जीवन भर दुखी रहते हैं, जो आजकल हमारे साथ हो रहा है। ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता होगा। अभिनव के मन में अपराध बोध भर गया। रियली लेखा बहुत लकी है, उसे इतना एजुकेटेड एक लड़का मिला है जीवन साथी के रूप में। जितना हैंडसम है उतना ही विनम्र है। लेखा तो अब अमेरिकन बन गई है। अच्छा किया उसने जो भी किया। इंडिया में तो उसे बचपन से लेकर के अब तक कदम कदम पर अपमान तिरस्कार सहना पड़ा। बाकी जिंदगी चैन से जी सकती है। मुझे नहीं लगता है कि वह कभी फिर इंडिया लौट करके आएगी। आना भी नहीं चाहिए, नहीं तो पुरानी यादें फिर ताजा होंगी और फिर जख्म हरा होगा।
क्यों आएगी इंडिया जब उसके हस्बैंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वह खुद भी तो पीएचडी कर रही है, एक दिन खुद भी किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाएगी। हाँ, कभी कभी मिलने तो आएगी मगर हमेशा के लिए कभी नहीं आएगी। शंकर के मामा मामी तो अमेरिकन हैं और वहीं उसका ससुराल है, फिर अपने लोगों को छोड़ करके क्यों आएगी। मैं तो दिल से दुआ करता हूं कि दोनों खुश रहें और सफलता उनकी कदम चूमे। दुआ देने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं। मैं भी ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूं कि दोनों हमेशा खुश रहें। अभिनव, कभी कभी भी मैं सोचती हूं कि अनुषा भी तो एक अमेरिकन लड़की है, अमेरिका में पली बढ़ी है, उसकी सोच अलग है, फिर भी देखो मां बनने जा रही है। मगर हमारी निमिषा तो बच्चे के लिए सोच ही नहीं रही है। एक दिन मैंने कहा था तो गुस्सा हो गई थी, इतनी कड़वी बात कह दी थी, चिल्ला करके कहा था आपको अगर नाती पोते का मुंह देखना है तो किसी अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले लो। मैं मां बन करके किसी बंधन में नहीं पड़ना चाहती, अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। कभी लगा कि मां बनना है तो तब सोचेंगे, वरना मैं भी अनाथ आश्रम से एक बच्चे को गोद ले लूंगी। आगे भी मुझे कभी ऐसी बातें मत सुनाना। कहते कहते गीतांजलि की आंखों में आंसू निकल आए। अब रोने से क्या होगा गीतांजलि, हमने लेखा को जो अपमान दिया है हमें वही वापस मिल रहा है। कहते हैं ना कि पाई पाई का हिसाब इसी दुनिया में चुका करके जाना पड़ता है। लेखा जैसे इतनी अच्छी और मासूम लड़की को हमने कम दुख दिया है क्या। हमें अपनी धन संपत्ति पर बहुत अहंकार हो गया था, अब वही धन संपत्ति हमारे किसी काम की नहीं है। जब घर में सुख शांति नहीं है, केवल धन संपत्ति रहने से सुख नहीं मिलता है। यह बात अब समझ में आ रही है। रिश्तेदार तो हमारे घर में अशांति फैला करके चले गए, कभी हमारा हाल चाल पूछने भी नहीं आए। ऐसे रिश्तेदारों से क्या रिश्तेदारी रखना। एक लंबी सांस ली अभिनव अरोड़ा ने। मुझे पता था मेरे भाई की सोच कंजर्वेटिव है, फिर भी मैंने उन्हें बुला लिया था, यह सोच करके कि रिश्तेदार नाराज ना हो जाएं। रिश्तेदारों के बारे में सोचते सोचते अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। अब खून बह रहा है तो रिश्तेदार मरहम पट्टी करने नहीं आ रहे हैं। एक बात बताओ अभिनव, पहले तो संयुक्त परिवार होते थे, सब लोग मिलजुल करके रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। अब एकल परिवार हो गए, मगर रिश्तेदार इतने स्वार्थी क्यों हो गए। किसी का सुख किसी से देखा क्यों नहीं जाता। पढ़ लिख करके समाज किस प्रगति की ओर जा रहा है। दूर के ढोल सुहाने होते हैं गीतांजलि, हम एकल परिवार में पले बढ़े हैं, हमें संयुक्त परिवार के बारे में क्या पता। संयुक्त परिवार में कैसी कैसी समस्याएं होती थी हमने अपनी आंखों से तो देखा नहीं, फिर किस बूते पर कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार बहुत सुखी परिवार होता था। वक्त पड़ने पर एक दूसरे के सुख शांति में सुख दुख में जरूर भाग लेते थे, मगर इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि सब लोग सुखी होते थे। बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो विचारों की टकराहट तो जरूर होती थी। क्या पता सुख की परिभाषा क्या है, आज तक समझ में नहीं आया। सोचा था रुपए पैसे से सुख आता है शायद, मगर वो भी देख लिया कि उसमें भी सुख नहीं है। सुख शायद अंतर्मन की एक भावना है। अपने मन में यही भावना जब जागृत होती है तो सुख की अनुभूति हो सकती है। लेखा और शंकर के चेहरे की उज्ज्वलता बता रही थी कि दोनों के मन में सुख की भावना जागृत हो गई है। दोनों काफी मैच्योर लग रहे थे, इसलिए बच्चे जब मैच्योर हो जाएं उसके बाद ही शादी का फैसला करना चाहिए। बच्चे कॉलेज जाते ही हम लोग उसकी शादी के बारे में सोच लेते हैं। मुझे लगता है शादी का फैसला बच्चों पर छोड़ देना चाहिए, माता पिता को। लेखा ने जब सूर्यांश से शादी तोड़ दी थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, मगर आज मुझे लग रहा है कि उसने सही फैसला लिया था। तुम सही कह रही हो गीतांजलि, सबकी अपनी डेस्टिनी होती है। लेखा की डेस्टिनी यही है, इसलिए तो शादी टूट गई थी। सूर्यांश और लेखा एक दूसरे के लिए बने ही नहीं, शंकर और लेखा एक दूसरे के लिए बने हैं, तभी तो अमेरिका जा करके शंकर से मिली लेखा। दोनों को देख करके मेरा दिल बहुत खुश हो रहा है। गीतांजलि की ओर देख करके अभिनव अरोड़ा मुस्कुरा पड़ा तो गीतांजलि भी मुस्कुरा पड़ी। निमिषा अब मां बनना चाहती है, यह बात सूर्यांश के मम्मी पापा को पता नहीं है। निमिषा और सूर्यांश ने यह बात अपने तक सीमित रखी, क्योंकि समय आने पर दोनों अपने मम्मी पापा को अचानक खुशी दे करके चौंकाना
रहना चाहते हैं। इस बात से अनभिज्ञ सूर्यांश के मम्मी पापा अपने दुख एक दूसरे को बता करके मन हल्का कर लेते हैं। घर के पास आकर के अभिनव अरोड़ा ने गाड़ी में ब्रेक मारी और झटके से गाड़ी रुक गई। अपने आलीशान बंगले को दोनों खड़े खड़े बहुत देर तक देखते रहे, फिर धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश किया। घर में एक ऐसा सूनापन है जो दोनों को अंदर तक चुभता है, मगर खामोशी से चुभन सहना पड़ता है। दोनों ने ही नहीं सोचा था कि घर इतना सूना सूना रह जाएगा। सूर्यांश की शादी करके दोनों बच्चों की किलकारियां सुनने के सुख स्वप्न देख रहे थे, मगर स्वप्न तो स्वप्न बन करके रह गया। दोनों इसी प्रतीक्षा में हैं कि वह सुबह कभी तो आएगी जब स्वप्न साकार होंगे। लेखा और शंकर दोनों चाहते थे कि उनकी शादी में भारतीय रीत रिवाज का पूरी तरह पालन हो। जूही और आदित्य ने दोनों की इच्छा अनुसार सारी रस्मों रिवाजों को मानने की पूरी कोशिश की। इसमें लेखा की नानी और दादी ने पूरी मदद की। शंकर के मामा मामी दोनों इस शादी से बहुत प्रसन्न हैं। बहुत समय से अमेरिका में बैठ करके दोनों ने ऐसी शादी नहीं देखी थी। शंकर की पहली शादी में दोनों अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाए थे। शंकर और एंजेला ने कोर्ट मैरिज कर लिया था। उसके बाद घर में थोड़ी सी भारतीय रीत रिवाज निभाई थी गायत्री ने। एंजेला की इच्छा अनुसार फिर दोनों जा करके चर्च में पादरी के सामने क्रिश्चियन नियमानुसार शादी की थी, मगर इस बार भारतीय रीत रिवाज से शादी होते देख करके दोनों अंतर मन से खुश हैं। शादी के इस समारोह का दोनों ने भरपूर आनंद भी लिया। आज सुहाग रात की रीत रिवाज पूरी हो रही है। सुहाग रात के कक्ष को निर्भय और अनुषा ने मिल करके अपने मनपसंद सुगंधित फूलों से सजाया है। लेखा को सजा करके अनुषा उसे अपने कमरे तक छोड़ आई है। थोड़ी देर बाद निर्भय शंकर को उसके कक्ष तक ले गया। जाते जाते शंकर का मन स्मृतियों की दुनिया में विचरण करने लगा। सज धज करके आज तो लेखा बहुत सुंदर लग रही होगी। खूब सारे गहने और डिजाइनर साड़ी पहनी होगी। किस कलर की साड़ी पहने होगी? वही ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी होगी जो हम दोनों ने मिल करके पसंद की थी। पता नहीं, जा करके देखता हूं, मगर आज मेरा दिल इतना क्यों धड़क रहा है। लेखा को तो मैं कितने सालों से जानता हूं, उसके साथ कितना काम किया है, बातें की है, घूमा भी है, तब तो इतना तेज दिल धड़कता नहीं था। आज मुझे उसके पास जाने में झिझक क्यों हो रही है? एक तो उसे देखने के लिए मन बेताब है, ऊपर से झिझक भी है। उसके सामने जा करके पहले मुझे क्या करना है यही समझ में नहीं आ रहा है। शंकर के लिए प्रतीक्षा करते करते लेखा का मन सोच की गलियों में भटकने लगा। पता नहीं आज क्यों इतना दिल धड़क रहा है। शंकर को कितने सालों से जानती हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। शंकर के आने के बाद क्या करूंगी मैं? उनके सामने मुझे बहुत शर्म आएगी। मेरे दिल की धड़कनें अगर उसने सुन ली तो मैं क्या करूंगी? नहीं, मुझे खुद को शांत रखना पड़ेगा। अचानक एक सुंदर सी सुगंध कमरे में फैल गई तो लेखा ने आंखें उठा करके देखा। सामने खड़े होकर के शंकर मुस्कुरा रहा है। उससे आंखें मिलाते ही शर्मा करके लेखा ने आंखें झुका ली। पास आकर के शंकर ने उसके चेहरे को हाथों से उठा करके कहा, मुझे देख करके आंखें क्यों झुका ली? लेखा ने अपनी आंखें बंद कर ली। बंद करके ही कहा, मुझे शर्म आ रही है। लेखा की आंखों को प्यार की सौगात दे करके शंकर ने कहा, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो इस साड़ी में। आज तो मिलन की रात है, आज शर्माने से कैसे चलेगा? इस रात के लिए ही तो इतने सालों से हम दोनों इंतजार कर रहे हैं। आंखें बंद करके लेखा ने कहा, इंतजार तुमने किया होगा, मैंने नहीं किया। मेरी ओर देख करके यह बात कहो लेखा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। मुझे मालूम है तुम इंतजार कर रही थी, आज झूठ बोल रही हो। धीरे से लेखा ने आंखें खोल करके कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं किसी के लिए इंतजार नहीं कर रही थी। मुस्कुरा करके शंकर ने लेखा को दोनों हाथों से पकड़ करके बेड से उतारा और अपने सामने खड़ा कर लिया। लेखा के ओंठों पर अपने ओंठ रखने जा ही रहा था तो लेखा ने उसके ओंठों पर उंगली रख करके कहा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं, आज हम रात भर बैठ करके बातें करें, बहुत सी
बातें हैं मन में जो कभी कह नहीं पाई। लेखा को खींच करके अपने आगोश में भरते हुए शंकर ने कहा, क्या कहना है, जरा नजदीक आकर के कहो, मुझे कम सुनाई देता है। प्यार भरी नजरों से शंकर को देखते हुए मुस्कुरा करके लेखा ने कहा, झूठे, बहुत झूठे हो तुम, और तुम क्या हो, तुम भी तो बहुत झूठी हो। तुमने अभी कहा कि इस रात के लिए तुमने इंतजार नहीं किया, या झूठ नहीं है क्या? इंतजार किया कि नहीं कहना जरूरी है क्या? दिल की धड़कनें नहीं बता रही है क्या? लेखा को और नजदीक खींच करके शंकर ने कहा, और पास आ जाओ, सुनना चाहता हूँ दिल की धड़कनें क्या कह रही हैं। तुम बहुत दुष्ट हो मगर प्यारे हो, अभी मेरी दुष्टता कहाँ देखी है? लेखा ने शर्मा करके कहा, तुम प्यारे से बेशर्म भी हो। वो तो मैं हूँ। हाँ, अब सुनाई दे रही है तुम्हारे दिल की धड़कनें। दिल की धड़कन कह रही है, साजन तुम मुझे बाहों में ले लो, मुझे जी भर करके प्यार करो। आज तुम ना रहो, आज मैं ना रहूं। आज दो जिस्म एक जान हो जाने दो। लेखा की आंखों में देख करके शंकर मुस्कुरा पड़ा तो लेखा ने शर्मा करके शंकर के सीने में अपना मुंह छुपा लिया। शंकर के दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लेखा का धक धक की आवाज सुनाई देने लगी तो उसे शरारत सूझी। शंकर, तुम्हारे दिल की धड़कन क्या कह रही है? कितनी तेज धड़क रहा है दिल धड़क धड़क करके कह रहा है, और करीब आ जाओ, मुझे और ना सताओ, आओ दोनों मिल करके एक हो जाओ और दुनिया से बेखबर हो जाओ। शंकर की ओर लेखा ने एक प्यार भरी दृष्टि डाली। दो टूटे हुए दिल जुड़ करके आज एक हो गए। उम्र भर अलग ना होने का वादा करके आज दो दिल शर्म का पर्दा हटा करके एक दूसरे के सपने पूरा करने में शरीक हो गए। दोनों के इस मिलन को देख करके आज चांद भी दूर बैठ करके मुस्कुरा रहा है। वर्षों प्रतीक्षा करने के पश्चात चोपड़ा बिला में यह सुहानी भोर आई है, इसलिए आज घर में खुशी का वातावरण है। नाश्ता करने के पश्चात घर के सब लोग चिंता मुक्त होकर के ड्राइंग हॉल में बैठे हैं। लेखा की शादी शांतिपूर्ण संपन्न हो गई। अनुषा की गोद भराई की रस्म बाकी थी, वो भी निर्विघ्न पूरी हो गई। सब लोग आज अवसर में हैं, इसलिए बैठ करके इधर उधर की बातें कर रहे हैं। सबकी उपस्थिति में आज निर्भय को एक सरप्राइज देना है। निर्भय इसलिए अवसर देख करके सबसे पहले उसने कहा, सब लोग थोड़ा शांत हो जाइए और मेरी बातें सुनिए। मैं आप सबके सामने लेखा को एक उपहार देना चाहता हूं। शादी में पापा ने बहुत कुछ दिया, इसलिए मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने अपना उपहार सरप्राइज रखा है। सब लोग आश्चर्यचकित होकर के निर्भय की ओर देखने लगे। सबसे पहले दादी निशा ने कहा, निर्भय ऐसा क्या उपहार देने वाला है तू? जल्दी से बता, जानने की इच्छा हो रही है। हाँ निर्भय बेटा, मुझे भी जानने की बड़ी इच्छा हो रही है। कौन सी बात कहने वाले हो, जल्दी कहो, अधीर होकर के जूही ने कहा। कुछ नहीं दादी, सुबह सुबह मजाक सूझा है, सबके सामने मेरी हंसी उड़ाना चाहता है। निर्भय को आप जानते नहीं हो क्या? लेखा ने निर्भय को देख करके मुस्कुरा करके कहा। प्रतिभा ने कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो लेखा? निर्भय बहुत अच्छा लड़का है, अवश्य कोई चौंकाने वाली बात कहेगा। सुनने के लिए मैं भी बेचैन हूँ। जो भी बताना है जल्दी से बता निर्भय, क्यों इतनी पहेलियां बुझा रहा है? आदित्य भी सुनने के लिए अधीर हो उठा। एक कागज निकाल करके लेखा की ओर बढ़ाते हुए निर्भय ने कहा, ये लेखा का सरप्राइज गिफ्ट है मेरी ओर से। आश्चर्य से निर्भय की ओर देखते हुए लेखा ने कहा, मुझे पता था मेरे साथ तुम मजाक करने वाले हो सबके सामने। ये कैसा गिफ्ट है? इसमें क्या लिखा है निर्भय? तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, खुद ही पढ़ करके देखो उसमें क्या है। लेखा ने निर्भय के हाथ से कागज लिया और थोड़ी देर में सब कुछ पढ़ा। उसकी आंखों में अश्रु की बूंदें झिलमिलाने लगी, जो देख करके वहां बैठे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जूही सोचने लगी, आखिर ऐसा क्या लिखा है उस पेपर में जो लेखा की आंखों में आंसू आ गए। अधीर होकर के जूही ने कहा, लेखा क्या लिखा है उसमें? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? लेखा ने कुछ नहीं कहा। भावुकता से वह उठ करके निर्भय के गले लग गई और रो पड़ी। थैंक यू वेरी मच निर्भय, मुझे इतना कीमती और प्यारा गिफ्ट देने के लिए। सच मायने में तुम मेरे दोस्त हो। निशा ने अधीर हो करके कहा, उसमें क्या लिखा है लेखा? सबको बताओ, हम सब बहुत बेचैन हो रहे हैं। अधीर होकर के नानी प्रतिभा ने कहा, लेखा जल्दी से बताओ, इसमें ऐसा क्या लिखा है जो तुम्हारी आंखें भीग गई?
सब की ओर मुड़ करके लेखा ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, यह पेपर वह जमीन का कागजात है जिस जमीन पर मेरे सपनों का घर, अपना घर बनने वाला है, जहां पर समाज से तिरस्कृत बच्चे रहेंगे, उनको सारी सुविधाएं दी जाएंगी, उनके जिंदगी को एक बेहतर जिंदगी बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आज तक तो अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम सब ने बनाया, मगर मैं इसे आश्रम का नाम देना नहीं चाहती, ताकि सब बच्चों को लगे वह उनका अपना घर है। मगर निर्भय अपना घर बनाने के लिए तो बहुत फंड चाहिए, और मैं अमेरिका रहूंगी तो सहयोग भी नहीं कर पाऊंगी, फिर कैसे पूरा होगा अपना घर। लेखा की बातें सुन करके सबके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी और भावुकता से आंखें गीली हो गई। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा उपहार निर्भय लेखा को दे सकता है। सब के सब एकदम चुपचाप, किसी के मुंह में कोई शब्द नहीं है। अनुषा अब तक चुपचाप थी, अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसे मौका मिला तो उसने कहा, मेरी ओर से भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है लेखा। आश्चर्यचकित होकर के लेखा ने अनुषा की ओर देख करके कहा, तुम क्या सरप्राइज गिफ्ट देना चाहती हो अनुषा? फिर वहां पर बैठे सब लोगों के चेहरे पर आश्चर्य का भाव। अनुषा की बातें सुनने के लिए सब लोग सांस रोक करके बैठे हैं। अनुषा ने कहना शुरू किया, निर्भय और हमने मिल करके सोचा है कि तुम्हारे हिस्से की जितनी प्रॉपर्टी है तुम्हारे नाम कर देंगे, फिर उस प्रॉपर्टी से तुम जैसा चाहो अपना घर बनाओ, अपना सपना पूरा करो। हमने पापा से भी बात कर ली है, पापा भी तैयार हैं इसके लिए। लेखा ने आगे बढ़ करके अनुषा का हाथ पकड़ करके कहा, तुम्हारा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया अनुषा। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम ऐसा कुछ करने जा रही हो। मुझे बहुत खुशी है कि आज तुम्हें इस रूप में देख करके आज मैं गर्व से कह सकती हूं कि चोपड़ा बिला की एक बेटी जा रही है तो दूसरी बेटी आ गई है। चोपड़ा बिला की खुशी की रौनक में अब कभी कोई कमी नहीं आएगी। चोपड़ा एंड सन्स कंपनी और मेरे मम्मी पापा, दादी नानी की जिम्मेदारी सही हाथों में है। अनुषा बुरा ना मानना, मुझे संपत्ति का हिस्सा नहीं चाहिए। संपत्ति जैसी थी वैसे ही रहेगी, उसका बंटवारा नहीं होगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, यह गिफ्ट दोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कैसी मदद चाहिए लेखा? तुम इंडिया में रह करके अपना घर बनाने में निर्भय की मदद करोगी, और जब घर बन जाएगा तो उसकी देखभाल तुम करोगी। यह जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं साल में 1-2 बार आ करके सब कुछ देखूंगी। शंकर और हमने भी सोचा है हमारी इनकम से 30% इस अपने घर के लिए देंगे। अनुषा के मुंह से इतनी अच्छी बात सुन करके शंकर भी अनुषा के पास आया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू माई डियर सिस। मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मुझे मालूम था मेरी अनुषा कभी भी बुरी नहीं हो सकती है। तुम्हारे इस रूप को मैं बहुत समय से देखना चाहता था। आज मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है। तुम हमेशा ऐसी ही रहो, प्यार बांटती रहो, देखना कितना प्यार मिलता है। शंकर का प्यार भरा स्पर्श पा करके अनुषा की आंखें छलक आई। भर्राई हुई आवाज में उसने कहा, शंकर भैया तुम अपने भांजे या भांजी को देखने नहीं आओगे क्या? ऐसा हो सकता है क्या? मैं अवश्य आऊंगा। लेखा ने भी कहा, मैं बुआ बनने वाली हूं, मैं जरूर आऊंगी। अनुषा, चोपड़ा बिला को जो भी खुशी की सौगात तुम देने वाली हो, इसके लिए चोपड़ा बिला हमेशा तुम्हारा ऋणी रहेगा मेरी दोस्त। अनुषा लेखा से लिपट करके रो पड़ी। थैंक यू लेखा, तुमने मुझे माफ कर दिया। तुम केवल मेरी दोस्त नहीं हो, इस चोपड़ा बिला की रौनक भी हो। मैं अपने पापा मम्मी को तुम्हारे हवाले करके जा रही हूं। अनुषा, इस घर में तुम्हें एक बेटी का रोल निभाना है, मेरी खाली जगह को भरना है। मम्मा पापा और निर्भय ने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, उनके जीवन में खुशियां भरना अब तुम्हारा काम है। देखना किसी को खुशी देने से दुख की जिंदगी भी कैसे खुशी से भर जाती है। तुमने मुझे जो जिम्मेदारी दी लेखा, पूरे ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगी। मैं भी तुम्हें अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी सौंपती हूं। आज से उस घर की बेटी तुम हो, भी अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। तुम निश्चिंत रहना और खुश रहना। मैं वादा करती हूं लेखा, तुम्हारा सपना अपना घर पूरे हिंदुस्तान के आकाश में एक तारा बन करके चमकेगा। आंखों में आंसू लेकर के लेखा और अनुषा एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा पड़ी। ड्राइंग रूम में जितने लोग बैठे थे सबकी आंखों में आज खुशी के आंसू हैं। भाभी और ननद का वार्तालाप सुन करके दोनों का एक दूसरे के प्रति प्रेम
और समर्पण देख करके सबको इसी दिन का इंतजार था। निर्भय ने ताली बजा करके लेखा के इस निर्णय को सम्मान दिया तो हाल में बैठ करके सब लोग मिल करके जोर जोर से ताली बजाने लगे और पूरे हाल में तालियों की आवाज गूंजने लगी। इतनी देर बाद अनुषा की मम्मी गायत्री ने आंखों में आंसू लेकर के कहा, अनुषा बेटा, तुमने हमारी लाज रख ली। इतने समय से हम शर्मिंदगी के अंधेरे पथ पर भटक रहे थे। कल हम देश लौटेंगे तो गर्व से सिर ऊंचा करके मन में खुशी का आलोक लेकर के लौटेंगे। अब मुझे पूरा भरोसा है कि चोपड़ा बिला खुशियों की महक से महकेगा। आने वाला नया मेहमान इस खुशी की आलोक में अपनी आंखें खोले, ईश्वर से यही प्रार्थना है। सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अनुषा बेटा, अब तुम हमेशा ऐसी ही रहना, इस घर की खुशियों से भर देना, देखना तुम्हारी जिंदगी भी खुशी से भर उठेगी। खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है, यह बात हमेशा याद रखना। कहते कहते वेंकटेश सुब्रमण्यम की आंखें भी आज गीली हो गई। कल अनुषा की मम्मी पापा दोनों अपने देश के लिए रवाना होने वाले हैं। लेखा और शंकर भी हनीमून के लिए परसों गोवा के लिए रवाना होने वाले हैं। गोवा से फिर दोनों अमेरिका की ओर रवाना हो जाएंगे। चोपड़ा बिला में जो खुशी का दीप जला है, उम्मीद है अनुषा और निर्भय मिल करके उस दीप को हमेशा जला करके रखेंगे। एक प्यारा सा बच्चा आएगा और उस खुशी के दीप की लौ और तेज कर देगा। बच्चे की किलकारी सुन करके जूही आदित्य, दादी निशा और नानी प्रतिभा खुशी के सागर में डूब जाएंगे। बहुत संघर्ष और लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर चोपड़ा बिला में खुशी की किरण बिखरी है। जीवन में कुछ भी निर्विघ्न नहीं मिलता है, समय परीक्षा लेता है। समय ने समझा दिया, अब सबके हाथों में है कि इस खुशी को निरंतर बनाए रखें। एक घर केवल ईंट गारे की दीवारों से नहीं बनता है, उसमें रहने वाले लोगों का आपसी संबंध और प्यार की भावना ईंट गारे की इमारत को घर बनाता है। इतने समय के पश्चात चोपड़ा बिला अब सही अर्थ में घर बन गया। मित्रों, हम भी यही कामना करते हैं कि चोपड़ा बिला में खुशियों के फूल हमेशा खिलते रहें और उसकी महक से चारों दिशाएं महकती रहें। चोपड़ा बिला की खुशी की महक लेखा, शंकर, अनुषा और निर्भय के द्वारा बनाए जाने वाला अपना घर भी महका दे और समाज से तिरस्कृत बच्चों को जीवन की दिशा मिले। मित्रों, बहुत धैर्य के साथ मेरी कहानी सुनने के लिए, इतना लाइक और कमेंट देने के लिए आप लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।